हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश दुबे। दुबे ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। आज आप यहां पर देख पा रहे हैं रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, कैसे कैसे आवेदन करना है, इसकी उम्र और योग्यता क्या है, कौन से उम्र वाले लोग भर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, मतलब कैसे सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, निगेटिव मार्किंग क्या है, सभी चीज़ मैं सब चीज़ इसमें डिटेल से आपको बतलाऊंगा। चलो अब हम लोग चले जाते हैं सीधा ऑफिशियल इसके वेबसाइट में। इससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपको इसकी पूरी डिटेल इसी तरीके से अन्य भर्तियों की देता रहूं और आप हमेशा हमारा सपोर्ट करें। ठीक है, आइए देखते हैं हम आगे का जानकारी। ओपनिंग डेट मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन फॉर्म भरने का ओपनिंग डेट है 20 जनवरी से 19 फरवरी तक। और 20 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में आप यह फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ 5,696 पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। 18 से 30 वर्ष के उम्र के लोग यहाँ भर सकते हैं एज रिलैक्सेशन करके। और कौन कौन भर सकते हैं मैं आपको इसकी डिटेल पूरी लास्ट में और अच्छे से बताऊंगा कि और कौन कौन से एज वाले यहाँ पर भर सकते हैं। इसका पूरा डिटेल नीचे दिया गया है। चलो आइए देखते हैं आगे और इसकी जानकारी। इसमें थोड़ा थोड़ा जानकारी यहाँ पर सभी दिया गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक चीज़ निगेटिव मार्किंग के बारे में यहाँ पर दिया गया है, हम लोग एक बार और देख लेते हैं। निगेटिव मार्किंग 1/3 होगा कौन से में, CBT 1 में। CBT 1 में 1/3 मार्क होगा और CBT 2 में नो निगेटिव मार्क। CBT 2 जो होगा नो निगेटिव मार्क। अब ये CBT 1 क्या है, CBT 2 क्या है, इसकी पूरी जानकारी अभी नीचे मैं आपको इस PDF में पूरा डिटेल वर्जन बताया गया उसमें मैं बताऊँगा। चलो आइए हम लोग डायरेक्ट जाते हैं मेन इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, यहाँ से हम लोग मेन इंस्ट्रक्शन चालू करते हैं। यहाँ पर नेशनलाइजेशन आप लोग सब लोग जानते हो, इंडियन के सिटीजन होने चाहिए। अब यहाँ पर एज के बारे में बात है, जो प्योर एज, तो टोटल इसमें 80 से 30 वर्ष के उम्र के जितने भी कैंडिडेट हैं इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन इन लोगों को होती है, ST SC कैंडिडेट को 5 वर्ष का, OBC को 3 इयर्स का, और बाकी ये जो कंडीशन आता है एक्स सर्विसमैन के लिए इन सभी को 3, 6 और 8 का भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन प्राप्त है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर और जो ग्रुप डी और ग्रुप सी में हैं और इसके लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए भी 40 ईयर तक 45 ईयर तक यहाँ पर पूरा क्या है, एज रिलैक्सेशन है। तो आप यहाँ पर कई लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है तो मैं भर सकता हूँ कि नहीं। तो यहाँ पर रेलवे ने एकदम अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है, जिसको मैं आपको बताता हूँ। एज ग्रुप 18 से 30 साल कहाँ से कहाँ तक भर सकते हैं। देखो, जनरल और EWS वाले 2/7/1994 और इसके आगे तक मतलब 1/7/2006 तक जितने भी बच्चे विद्यार्थी हैं, कहाँ से 2/7/1994 से 1/7/2006 तक के जितने भी बच्चे हैं वो सब इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। OBC वाले 2/7/1991 से लेकर 1/7/2006 के जितने बच्चे हैं वो सभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। वैसे SC ST वाले भी इस फॉर्म को 1989 से 2006 के बीच में जितने भी बच्चे हैं ये सभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आई थिंक अब आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के थ्रू पता चल गया होगा कि कौन ये फॉर्म को एज के थ्रू भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है। यहाँ UR मतलब जनरल कैटेगरी को कोई यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, यहाँ एकदम आपको बता दिया गया है। अब इसके बाद देखते हैं कि हम लोग एसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन को आपको एनेक्सर A में आपको अच्छे से बताया जाएगा। मतलब अभी भी जो नीचे आएगा उसमें आपको इसकी पूरी जानकारी अच्छे से देंगे हम लोग। लास्ट में एनेक्सर A है, वहाँ पर क्वालिफिकेशन बताया गया है, मैं आपको बताऊँगा। तो तब उससे पहले यहाँ पर एग्जामिनेशन फी का देख लेते हैं। 500 लगेंगे जनरल के कैटेगरीज को, जनरल और EWS वाले को, और बाकी SC ST OBC जो भी हैं है ना, SC ST उनको 250 का क्या लगेगा, फॉर्म लगेगा, है ना। बाकी अब देखते हैं कि इसके बाद ये ऑनलाइन फीस है। ऑनलाइन फीस के बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी और जानकारी क्या है। इसमें हम लोग और आगे देखेंगे कि देखो यहाँ पर कितने सीट्स हैं, क्या है, कैसे है, ये सब चीज़ ये
इसमें और आगे बताया गया है। मेन चीज़ है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अभी आगे देखेंगे हम लोग। सबसे लास्ट में एक एनेक्डोट दिया गया है जिसमें कितने पोस्ट हैं, क्वालिफिकेशन मैं अच्छे से और लास्ट में डिस्कस करूंगा। यहाँ सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यहाँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस को मैं यहाँ पर अच्छे से आपको शो कर देता हूँ कि यहाँ पर जैसे ही आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तो किस प्रकार से यहाँ पर कितने स्टेज में पेपर होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, ये 5 स्टेज में आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस होगा। अब इसमें CBT 1 में क्या आएगा, सेकेंड स्टेज में क्या आएगा, ये सब जानकारी इस PDF में दिया गया जिसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो यहाँ पर हम पूरे सिलेबस सभी इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट स्टेज मतलब जिसको CBT 1 कहते हैं, पहला पेपर जिसमें CBT 1 कहते हैं, है ना। तो ये CBT 1 में कितने मार्क्स के नंबर आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख रहे हो CBT मार्क्स। CBT में यहाँ पर हम लोग देखते हैं, है ना। तो CBT टोटल 1 घंटे का पेपर होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टोटल 1 घंटे का पेपर होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 75, कितने 75, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। यहाँ पर दे गया है देयर सेल बी निगेटिव मार्किंग 1/3, एक गलत आंसर में 1/3 मार्क्स, मतलब है ना 1/3 मार्क्स आपका 0.33 मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे अगर एक आप उस क्या है क्वेश्चन गलत करते हैं। नॉर्मलाइजेशन होगा, है ना, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में होगा। मिनिमम पास EWS के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC ST के लिए 30% है, SC के लिए 30% और ST के लिए 25%। मिनिमम मार्क्स इतने तो चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। इससे कम नंबर पाए तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, क्वालिफिकेशन मार्क है। इतने कम से कम तो इतने मार्क्स होने ही चाहिए। इसके बावजूद यहाँ पर सबको कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर शो किया जाएगा। तो देखते हैं कि इसके बाद मैं इसमें सिलेबस में क्या क्या आएंगे। यहाँ पर 4 टॉपिक बताए गए हैं, मैं आपको यहाँ अच्छे से दिखाता हूँ। मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। मैथमेटिक्स में ये आप देख पा रहे हैं रेलवे के ये हमेशा ये क्या रहते हैं, टॉपिक्स रहते हैं। मेंटल एबिलिटी मतलब आप रीजनिंग भी बोल सकते हैं। रीजनिंग में ये सभी टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे। जनरल साइंस में 10th तक के सभी जो जनरल साइंस है उसको करना है। जनरल अवेयरनेस में जो नॉर्मल आपके सामान्य विज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, ये सभी आपको यहाँ पर कवर करना है। तो ये 4 टॉपिक आपके CBT 1 में आएंगे। इस 4 टॉपिक के थ्रू जो आपका एक क्या मिलेगा, कट ऑफ मिलेगा। मिनिमम मार्क्स आपको बता चुका हूँ यहाँ पर, है ना। मिनिमम मार्क्स यहाँ जो 40 है 40% में इतना ला लिए तो CBT 2 में आप पहुँच जाओगे। अब CBT 2 में पहुँचने के बाद जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे CBT 2 के लिए, उसमें आपको क्या क्या रहेगा, क्या क्या आप मतलब पहला पेपर अगर आप पास कर लिए तब सेकेंड पेपर में आप जाओगे। तो यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट CBT सेल बी डन RRB वाइज। अब अलग अलग RRB के हिसाब से यहाँ पर, है ना, CBT 1 के हिसाब से CBT 2 होगा, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट to be shortlisted shall be limited to the 15 times of the number of vacancy। मान लो 100 यहाँ पास आपके वहाँ 100 पोस्ट हैं तो उसके 15 टाइम्स मतलब 1500 स्टूडेंट्स को वहाँ पास आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, CBT 2 के लिए कहा गया है, ठीक है। अब CBT यानी देखो अब यहाँ पास दिखाया गया है मेरिट इन द बेसिस ऑफ CBT 2, CBT 2 और CBET मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट और CBT 2 के हिसाब से ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। एकदम जारी कर दिया है। मतलब जो CBT 1 था, CBT 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है। आप क्वालिफाइंग होकर CBT 2 में आओगे, CBT 1 का मार्क्स नहीं जुड़ेगा। जो भी जुड़ेगा CBET और CBT 2 का मार्क्स जुड़ेगा। CBT 1 के बाद देख लेते हैं CBT 2 का पैटर्न। यहाँ पास देख रहे हैं CBT 2 का पैटर्न। यहाँ पर CBT 2 सेल बी 2 पार्ट्स, इसमें 2 पार्ट्स होंगे CBT 2 में, पार्ट ए और पार्ट बी। क्या होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। टोटल 2 आवर 30 मिनट का होगा। कितने मिनट का होगा, 2 आवर 30 मिनट के यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। टोटल 175 क्वेश्चन होंगे। पार्ट ए में 100 क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी में 75 क्वेश्चन होंगे। अब पार्ट ए में क्या रहेगा, पार्ट बी में क्या रहेगा, अभी हम आपको इसके नीचे सिलेबस है जो इनका, उसमें
क्लियर करेंगे कि पार्ट ए क्या है, पार्ट बी क्या है। पार्ट ए जनरल नॉलेज है और पार्ट बी सब्जेक्टिव नॉलेज है। जिस विषय में आप ITI या मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए होंगे वो सब चीज़ के बाद। देयर शैल बी निगेटिव मार्क्स इन 1/3 मार्क्स फॉर ईच आंसर। देखो यहाँ पर भी लिखा गया है 1/3 मार्क्स आपको क्या किया जाएगा, ईच आंसर के लिए आपको निगेटिव मार्किंग की जाएगी। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही, इसमें भी आपको मिनिमम मार्क्स इतना तो लाना ही तय होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप 100 में 40 नंबर ला लिए तो आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर जितने पोस्ट हैं उसके हिसाब से यहाँ पास एक शॉर्ट लिस्ट मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और 15 टाइम्स, जो पहले बोले थे 15 टाइम्स बुलाएंगे, उसके अनुसार यहाँ पास आपका नाम क्या होगा, सेलेक्ट होगा। तो चलो देख लेते हैं पार्ट ए और पार्ट बी में क्या अंतर है। जो CBT 2 जो पार्ट CBT 2 है, अब जैसे मैंने बताया था CBT 2 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में क्या आएगा और पार्ट बी में क्या आएगा, दोनों का हम लोग सिलेबस देख लेते हैं ताकि आप समझ जाएंगे। ये 100 नंबर का होगा और ये 75 नंबर का होगा। यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। ये 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे और ये 75 नंबर के प्रश्न इसमें होंगे। चलो देखते हैं पार्ट ए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पार्ट ए का सिलेबस। इसमें जैसे आप CBT 1 है उससे लगभग सेम यहाँ पर CBT 2 का पार्ट ए होगा 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं मैथमेटिक्स है सेम, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, मतलब इसमें सिर्फ साइंस है। CBT 2 में जनरल अवेयरनेस को हटा दिया गया है। ठीक है, ये है CBT 2 का पार्ट ए। अब देख लेते हैं पार्ट बी। अब क्या हो गया बेटा, पार्ट बी। अब पार्ट बी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पार्ट बी। पार्ट बी में ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। क्या होगा, इसमें आपको सिर्फ इसको क्वालिफाई करना होगा। पार्ट बी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अब ऑल कैंडिडेट्स इरिस्पेक्टिव कैटेगरी, मतलब 35% सभी को लाना पड़ेगा। कोई भी कैटेगरी के हों, अपने अपने सब्जेक्ट में आपको 35% लाना ही पड़ेगा। सिलेबस आपके विभिन्न ट्रेड्स के जैसे होंगे। अब मैं बताता हूँ कि कौन कौन से ट्रेड पार्ट बी में रहेंगे। देखो यहाँ पर सब पार्ट बी के लिए क्वालिफिकेशन और उसकी ग्रुपिंग कर दी गई है। आप यहाँ हमारे ये जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल के जाके उसमें यहाँ डाउनलोड कर पाएंगे। देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल, ये 4 इंजीनियरिंग क्षेत्र के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल के अंदर क्या आएंगे, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल, वायरमैन, एमेचर, कॉइल वाइंडर, ये कोई भी एक सब्जेक्ट आप लोग चूज कर सकते हो। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और मैकेनिक वाले चूज, रेडियो TV वाले चूज कर सकते हैं। वैसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग और उसके कॉम्बिनेशन वाले फिटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ये सब चीज़, ये जितने भी सब्जेक्ट दिखा रहे हैं इसको चूज कर सकते हैं। वैसे ही ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले मैकेनिक, ये वाला कोई भी ट्रेड चॉइस कर सकते हैं, है ना। तो इन सब ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसमें आपको 35% इसमें लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, 35% नंबर इसमें लाना पड़ेगा। अब जैसे CBT 2 होगा, उसमें जैसे ही CBT 2 में जितने लोग भी पास आएंगे, है ना, तो 8 टाइम्स, कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, जितने भी पोस्ट रहेंगे उसके 8 टाइम्स को, मतलब जो CBT 1 के बाद CBT 2 में जितने भी बच्चे आए हैं उसमें जो पास होंगे उसके 8 टाइम्स को CBAT के लिए चुना जाएगा। कौन से मार्क्स के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स इन पार्ट ए। यहाँ पर ध्यान रखना, CBT 2 में हम देखे थे कितने पार्ट हैं, कितने पार्ट हैं बेटा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए के मार्क्स से ही सिर्फ मेरिट लिस्ट बनेगा। CBT 2 के पार्ट ए से ही मेरिट लिस्ट है। ये बी तो सिर्फ क्वालिफिकेशन है जो सब्जेक्टिव होंगे। जिस ट्रेड से आप ITI या इंजीनियरिंग किए हैं उसी बेस पे, है ना, क्या होगा, सब्जेक्ट चूज किए होंगे उसी बेस पे वो पेपर होगा 75 मार्क्स, जिसमें 35% लाना आपको जरूरी रहेगा। इसको क्वालिफाई कर लिए तो इसका नंबर नहीं जुड़ेगा, सिर्फ मेन नंबर जुड़ेगा किसका बेटा, पार्ट ए का। वहीं से आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा और ये मेरिट लिस्ट होगा उसी से 8 टाइम्स
मतलब 100 पोस्ट है तो 800 लोग को ही सिर्फ यहाँ से चुना जाएगा। जैसे हम लोग देखे थे 100 CBT 1 में 100 पोस्ट थे तो उसके 15 टाइम मतलब 1500 लोग को बुलाया गया था। अब 1500 से CBT 2 से 800 में लाया जाएगा और इन 800 लोगों का आपका क्या होगा, 800 लोगों का CBET होगा। क्या होगा? CBET मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो पार्ट ए के मार्क्स से बेसिस होगा। यहाँ तक आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि CBET में जो होता है क्या क्या होता है उसमें। अब मेरिट लिस्ट बनेगा तो CBET और सी का 30% लिया जाएगा। देखो यहाँ पर CBET का वेटेज कितना रहेगा, 70%। अब उसके बाद भी मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी, यहाँ पर अच्छे से लिखा है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख पा रहे होंगे मेरिट लिस्ट बनाने के लिए जो CBET होगा उसका 70% वेटेज लिया जाएगा और पार्ट ए CBT 2 का 30% वेटेज यहाँ पर आपका लिया जाएगा। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद हो जाएगा। और ये CBET के लिए एक मैं अलग से क्लास बना दूंगा जिसमें CBET में आपका किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उसके लिए एक अलग से क्लास बनानी पड़ेगी। मैं उसमें बता दूंगा कि कैसे कैसे उसमें प्रश्न आते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो। चलो इसके बाद आप समझ ही गए होंगे कि क्या क्या हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। एक बार मैं जनरल बता देता हूँ कि प्रोसेस क्या हुआ है। कि हम लोग को सबसे पहले CBT 1 दिलाना है। CBT 1 दिला के आप CBT 2 में जाएंगे। CBT 2 में 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा। जैसे CBT 1 क्वालिफाइंग मार्क्स थे वैसे पार्ट बी भी क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। फिर पार्ट ए से मेरिट लिस्ट बन के आप आएंगे CBET में। CBET से फिर CBET का आपका 70% जुड़ेगा और पार्ट ए का 30% जुड़ेगा। टोटल 100% से लास्ट में मेरिट लिस्ट मिले बनेगा जिसका DV होगा। तो ये है टोटल। तो CBT 1 में भी 1/3 माइनस मार्किंग है और CBT 2 में पार्ट ए में 1/3 माइनस मार्किंग है। बाकी का ये पार्ट क्या है, क्वालिफाइंग नेचर के हैं। यहाँ पर लास्ट में DV होगा। अब इस तरीके से आप चीज़ों को समझ गए होंगे। और कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके पूरे डाउट को क्लियर कर दूंगा। इसके बाद आगे और कुछ अगर आप पूछना चाहें, जैसे अब 2 ही चीज़ बच गया है कि क्वालिफिकेशन और पोस्ट कितने हैं सभी में। तो ये PDF तो मैं दे दूंगा, लेकिन यहाँ पर क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज पैरामीटर्स जो यहाँ पर दिया गया है, मतलब क्वालिफिकेशन दिया गया है। तो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए कौन कौन भर सकते हैं अब मैं बता देता हूँ। मैट्रिकुलेशन मतलब 10th प्लस ITI या डिप्लोमा वाले भर सकते हैं या इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं। तो जो मैं बताया था मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये वो सब है ना, ये जो 4 मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल, इन क्षेत्र के इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भर सकते हैं और संबंधित ट्रेड ITI वाले भी भर सकते हैं। जो इससे पहले मैं आपको एक टेबल दिखाया था, मैं दिखा देता हूँ। इस टेबल में पूरा बताया गया था, ये यहाँ पर आप टेबल से देख सकते हैं। इस टेबल में जो जो ट्रेड दिया गया है वही ट्रेड उसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक और ये जो ट्रेड दिए हैं ये ITI के ट्रेड दिए गए हैं, डिप्लोमा के ट्रेड दिए गए हैं। इन जितने भी ट्रेड दिए गए हैं जिसमें जो भी डिप्लोमा ITI किए होंगे वे सभी इस ALP वाले में यहाँ डाल सकते हैं। तो मैट्रिकुलेशन प्लस ये जो किए हुए हैं वो सभी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अब देखते हैं कि कितने कितने पोस्ट इसमें आए हुए हैं, कि यहाँ पर कितने पोस्ट आए हुए हैं। यहाँ पर देख पा रहे हो सबसे ज़्यादा पोस्ट हमारे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जोन में आए हैं, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बिलासपुर जोन में 1100 टोटल तो 2 है, यहाँ 2 है CR और SCCR। CR में 124 पोस्ट और SCCR में टोटल 1192 पोस्ट। सबसे ज़्यादा पोस्ट आप यहाँ पास देख पा रहे होंगे, है ना। यहाँ पास आप पूरा देख पा रहे होंगे। इस तरीके से यहाँ पास पूरा पोस्ट की जानकारी दी गई है। आप धीरे धीरे करके यहाँ पास देख लेना। यहाँ पास जोन दिया गया है, यहाँ पास मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। ये जोन दिया है, ये टोटल क्या दिया गया है, टोटल पोस्ट दिया गया है। ये अलग अलग कास्ट के वाइज जो भी पोस्ट हैं यहाँ पास आपको बताया गया है।
है ना। तो यहाँ टोटल पोस्ट आप हमारे बिलासपुर वाले जोन में देख सकते हैं। इसी प्रकार से सभी जोन का आप इस प्रकार से यहाँ पर अवलोकन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप पॉज करके अपने सभी का देख लीजिएगा, है ना। अब इस तरीके से और कुछ भी जानकारी आपको चाहिए होगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टोटल 5696 पोस्ट है यहाँ पर, है ना, देख पा रहे हैं। इस तरीके से और कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए होगा फॉर्म भरने से रिलेटेड, अन्य रिलेटेड, आप हमारे कमेंट को ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।